नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स की अगली क्लास होगी जिसका टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। इसके तहत दो चीजें हम विशेष तौर पर पढ़ेंगे, वो है एक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। क्योंकि किसी भी देश में अगर एक व्यक्ति अमीर होगा तो देश अमीर होगा, व्यक्ति गरीब होगा तो देश गरीब होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे किसी देश की राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें हम भारत की ही चर्चा करेंगे पूरा, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ भारत की राष्ट्रीय आय से ज्यादा मतलब है, ज्यादा क्या पूरा उसी से मतलब है। तो आज हम देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के तरीके क्या हैं, किन किन माध्यम से राष्ट्रीय आय ज्ञात किया जाता है और कब से शुरू किया गया, किस माध्यम से कैसे कैसे, पूरा विवरण आज इस वीडियो में देखेंगे। इकोनॉमिक की और भी क्लासेस हो चुकी हैं, 3-4 टॉपिक जो अब तक आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को इसके लिंक से भी देख सकते हैं और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट से इकोनॉमिक के सारे वीडियो देख सकते हैं। और दूसरे सब्जेक्ट इतिहास के, संविधान, भूगोल, जो भी सब्जेक्ट आपके बाकी हैं आपने नहीं देखे हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय यानी कि भारत की नेशनल इनकम का इतिहास से लेकर आज तक क्या हिसाब है, क्या विवरण है, उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। हम बात करें अगर सबसे पहले राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय यानी कि एक देश की आय, पूरे देश की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम। तो भारत की सबसे पहले ये राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का अनुमान लगाने का श्रेय किसको है? भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का आंकलन किया, अनुमान लगाया। उन्होंने 1867 में एक बुक प्रकाशित किया, किताब का नाम है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब को आप 2-3 बार पढ़िए इसके नाम को। ये बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉमन जीएस में भी कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दादा भाई नौरोजी की लिखी पुस्तक या फिर इसके लेखक का नाम। तो इस किताब के माध्यम से दादा भाई ने राष्ट्र का एक आंकलन किया कि पूरे देश में इनकम क्या होगी। उस हिसाब पर उन्होंने आंकलन किया और बताया क्या, पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। इसका मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। उन्होंने बताया कि देश के एक व्यक्ति की 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि एक वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष कहलाता है। इस पूरे समय के दौरान एक व्यक्ति एक वर्ष में जो रुपए बचत के तौर पर कमाता है, अभी तो यहाँ बचत नहीं, यहाँ इनकम की बात हो रही, तो उन्होंने बताया कि उस वक्त 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताया, न कि देश की इनकम का आकलन किया और प्रति व्यक्ति आय बताया। इससे देश की जनसंख्या का एक औसत निकाल लिया गया, कितनी जनसंख्या होगी और उतना गुना करके आप राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अनुमान लगाया दादा भाई ने, राष्ट्रीय आय बताया नहीं है, उन्होंने प्रति व्यक्ति आय सिर्फ बताया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहीं पे अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर दादा भाई नौरोजी ने सिर्फ प्रति व्यक्ति आय बताया, राष्ट्रीय आय तो बताया ही नहीं, तो फिर बताया किसने? तो सर्वप्रथम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने 1948 और 49, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने 48-49 यानी एक वित्तीय वर्ष की इसकी रिपोर्ट 1951 में पेश किया था और उसमें क्या बताया? पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा प्रति वर्ष बताया गया। 246 रुपया 90 पैसा एक व्यक्ति की एक वर्ष की आय बताया और पूरे राष्ट्र की आय यानी नेशनल इनकम 8,650 करोड़ रुपए बताए, 8650 करोड़। तो ये हो गया नेशनल इनकम। तो आपसे 3-4 क्वेश्चन इतने भी पॉइंट से बनते हैं जो पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया दादा भाई ने, बताया किसने? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने। कितना बताया? 8650 करोड़ रुपए बताया। प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम किसने बताया? दादा भाई ने। कितना बताया? 20 रुपए।
प्रोफेसर साहब ने कितना बताया? 246 रुपए। कब बताया? 1951 में। किस वर्ष का ये आकलन था? 48 और 49 वाला। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करिए या फिर वीडियो को एक और बार ध्यान से सुनिए। दूसरा, इससे भी अच्छा उपाय तब होगा जब आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए, इन मुद्दों को नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ लिख नहीं सकते हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा लिख कर नहीं दिखा सकते। आप सुनते चलिए और उसे अपने हिसाब से नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक तो हो गया राष्ट्रीय आय की स्टार्टिंग की, आकलन की, प्रति व्यक्ति आय। उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय एक बार फिर से सुनिए कि एक व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कमाया गया धन। नेशनल इनकम, एक राष्ट्र द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया धन, यानी कि आय, कमाई गई मनी, वो पूरा पैसा या वो धन क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय। और एक व्यक्ति द्वारा प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। अब राष्ट्रीय आय के 2-3 प्रकार होते हैं, वो अभी डिटेल में पढ़ते चलेंगे, फिर हम समझेंगे किन किन आधारों पर कैसे मान्य होते हैं। आगे देखें हम। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक और पॉइंट आता है, वैज्ञानिक आधार पर। ये तो हो गया सिंपल तौर पर कि प्रोफेसर साहब ने ये सारे विवरण पेश कर दिया और ऐसा हो गया। इसके बाद एक और बात आती है, फिर क्वेश्चन आ जाता है वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय किसने बताया? तो वैज्ञानिक आधार पर VKRV राव, भारत के अर्थशास्त्री रहे हैं ये, दक्षिण भारत की तरफ से इनका निवास रहा है और इन्होंने 1931-32 के वार्षिक वित्तीय वर्ष का अध्ययन कर इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए होगी, यानी कि देश की आय 62 रुपए है। देखिए यहाँ 48-49 में 246, 1868 में 20 रुपए और 1931-32 में 62 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताया। इनका पूरा नाम देखेंगे VKRV राव, तो विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। देखिए अभी तक क्या है, आप किताबों में पढ़ेंगे या फिर कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे, आपने नोट्स देखे होंगे, बुक्स, जहां सिर्फ शॉर्ट में आपको VKRV राव मिलेगा। इसलिए मैंने आज इसका फुल फॉर्म लिख कर दे दिया है। कभी पेपर में भी आ सकता है या इनमें से कोई शब्द लिखा हो और आप समझ न सके वो कौन है, तो विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरद राजा राव, और ये अर्थशास्त्री हैं। आगे देखते हैं, यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के सिस्टम, तौर तरीके क्या होते हैं? वितरण क्षेत्र, यानी किन किन क्षेत्रों को अलग अलग पार्ट में कैसे बांटा गया और उससे हम राष्ट्रीय आय का अंदाजा लगाते हैं। तो 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। भारत में 3 क्षेत्र आते हैं जहां से राष्ट्रीय आय का अंदाजा लगाया जाएगा। कैसे? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी क्षेत्र। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी क्षेत्र जिसमें वर्तमान में बात करें तो लगभग 19% भागीदारी है। आजादी के समय की बात करें हम या फिर पुराने भारत के समय की बात करें प्राचीन काल में, तो सर्वप्रथम लगभग 53 से 54% प्राथमिक क्षेत्र का सहयोग था, परंतु अब बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के हिसाब से कमाई यहाँ कम होती है, इनकम कम होती है, इधर ज्यादा होती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ज्यादातर भाग देखेंगे हम, अभी के लिए वर्तमान में 19% भाग है प्राथमिक क्षेत्र, और इनमें आते कौन से हैं प्राथमिक क्षेत्रों में? कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, इसका मतलब खेती बाड़ी, किसानी का काम, वानिकी मतलब वन लगाना या जंगल लगाना, ये भी कृषि में आ गया। एग्रीकल्चर के ही पार्ट है पशुपालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन उत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, इस तरीके के सभी प्रयोग, इस तरीके के सभी कार्य प्राथमिक क्षेत्र के भाग हैं। और इनकी प्रतिशतता, इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 19% है राष्ट्रीय आय में वर्तमान समय में। ये परसेंट घटते बढ़ते हैं और इनकी चर्चा, इनका अनुमान 2 सिस्टम से लगाया जाता, आधार वर्ष और पिछले वर्ष की अपेक्षा। उस पर भी हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं आगे चलकर। चलिए अभी के लिए आप देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में आते क्या क्या हैं। कृषि, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन, ऐसे छोटे व्यापार, सिंपल से छोटे, करघा उद्योग यानी हैंडलूम्स, जो घरेलू सूत काटने वाले सिस्टम, कपड़े बुनाई के कार्य, वो सब किसमें आ गए? प्राथमिक। लघु उद्योग,
प्राथमिक क्षेत्रों में आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। द्वितीय क्षेत्रों का भाग कितना है, हिस्सेदारी 29%, 29%। तो सेकेंडरी क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में 29% भागीदारी है जो राष्ट्रीय आय में है। इसमें होता क्या है, कंस्ट्रक्शन सिस्टम, वे निर्माण, फैक्ट्री कल कारखानों की स्थापना, उनके कार्य, बिल्डिंग्स निर्माण और बिजली उत्पादन, विद्युत उत्पादन। अब इसमें सोलर, एटम यानी कि न्यूक्लियर और पनडुब्बी, पन बिजली, सभी तरीके की बिजली इसमें आ जाएंगे। तो ये निर्माण या उत्पादन वाला क्षेत्र है, किसमें आएगा, द्वितीय क्षेत्र में। सभी कंपनी, फैक्ट्रियां सब इसी में आएंगे। तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र। आगे बात करते हैं टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा भागीदारी तृतीय क्षेत्र की है नेशनल इनकम में, वो है लगभग 53-54%। कई बार आप देखेंगे तो यहाँ 53.5 भी लिखा होगा या फिर 54 लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इतने परसेंट से। तो चलिए, टोटल 100% को 3 भागों बांटा गया है, वो आप समझ लेंगे। ऑप्शन में मिलता जुलता ऑप्शन लिया जाता है, परफेक्ट आंसर होते नहीं है, दशमलव लग के कुछ भी होता है। तृतीय क्षेत्र में आते कौन से हैं, जो इन दोनों से बच गए वो सब तृतीय क्षेत्र में आएंगे। जैसे सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, यानी कि सरकारी से लेके प्राइवेट सभी नौकरियां। पहली चीज तो ये हो गई, सभी नौकरियों द्वारा की गई इनकम थर्ड पार्ट यानी तृतीय क्षेत्र के भाग हैं। बैंक्स सर्विस सेक्टर के पार्ट हैं, सेवा क्षेत्र हैं। होटल्स, हॉस्पिटल्स, बीमा कंपनियां, स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशनल बॉडी, एजुकेशनल सिस्टम्स, ये सभी सेवा क्षेत्र के भाग हैं और ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा किसकी है, इनकी है। तो सर्वाधिक, अब इसमें छोटी मोटी दुकानें, किराने की दुकानें, कॉस्मेटिक, मतलब सभी चीजें, छोटे व्यापार, बिजनेस, दुकानें, सब कुछ तृतीय क्षेत्र में आ गए, क्योंकि वो सब भी सेवा क्षेत्र के भाग माने जाते हैं। चलिए, तो यहां तक हमने देखा नेशनल इनकम के 3 भाग, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तीनों भाग किस तरह से नेशनल इनकम में हिस्सेदारी रखते हैं। नेक्स्ट देखिए अब हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के तरीके क्या होते हैं, किन आधारों पर फाइनली राष्ट्रीय आय को कह दिया कि इतने रुपए हमारे देश की राष्ट्रीय आय है, उनके आधार क्या है। तो उनके 4 उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी। आप निरंतर लगभग डेली न्यूज से लेकर न्यूज़पेपर, टीवी, मीडिया में जीडीपी जीडीपी सुन के थक गए होंगे, सुनते ही होंगे, अगर आप ध्यान ही नहीं देते तो बात अलग है। तो जीडीपी है क्या, आज इसको देख लेते हैं। इसके पहले भी एक वीडियो हमारा जिसमें एब्रीविएशन से बनाया गया है, जो संतोष सर ने बनाया था, उसमें फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म शब्द लिखे थे, वहां आपको बताया गया था जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है वो तो आप जानते हैं, एक बार मैं बताते हुए इसे समझाता हूं कि ये है क्या। तो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ उत्पाद लिखा जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। इससे तो आप क्लियर हो गए, एक चीज तो आपको समझ में आ गई, उत्पादन की बात हो रही, प्रोडक्शन की बात हो रही है। प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, जो वस्तुएं बनाई जाती है उसे उत्पाद कहा जाता है और इस क्रिया को उत्पादन कहा जाता है। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्ट। तो जीडीपी में हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये फुल फॉर्म हो गए। हिंदी की बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद। होता क्या है, किसी एक क्षेत्र, देश, उसकी सीमा के अंदर की गई सभी प्रकार की इनकम यानी सभी प्रकार की आय, यानी कि चाहे वो सामान बेचकर हो, चाहे सेवा क्षेत्रों से हो, नौकरी करके हो, किसी भी तरह से, ठेला लगाकर हो, चाय बेचकर हो, पकौड़ा बेचकर हो, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है, लग रहा है कि पकौड़ा बेचने की नौबत आ ही गई है देश में। तो चलिए देखते हैं, बात इससे है ही नहीं, बात इनकम करने से है। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक, तो कमाने वाली हर व्यवस्था जहां से ये धन कमाए जा रहे हैं वो सभी धन जीडीपी में कहे जाएंगे। अब यहाँ एक और चीज देखिएगा, अंतिम मूल्य वैल्यू। जैसे सुबह आपने दुकान खोला, शाम तक आपने 100 रुपया कमाया, कैसे, जैसे कि 10 रुपए का सामान आपने खरीदा, 12 में बेचा, 2 रुपए बचत कमाया। 2 रुपए बचत नहीं, 12 रुपए की कमाई। ये टोटल जो कमाई है, यही कमाई ही आपकी क्या कहलाएगी, जीडीपी में गिनी जाएगी। तो एक देश या सीमा क्षेत्र के अंदर रहकर की जाने वाली सभी प्रकार की इनकम, सभी प्रकार की आय जीडीपी कहलाती है। अब इसमें कोई व्यक्ति विदेशी होगा,
दूसरे देश से, जैसे नेपाल से, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या फिर विदेशी किसी भी देश का व्यक्ति आपके देश में यानी कि हमारे भारत में रहकर कमाता है तो वो पैसा भारत के काम का नहीं है, क्योंकि वो तो अपने घर ले जाएगा, अपने देश ले जाएगा। लेकिन अभी वो भारत में इनकम कर रहा है तो वो जीडीपी में जोड़ा जाएगा। तो जीडीपी का मतलब हो गया कि सीमा के अंदर की गई हर तरह की इनकम जीडीपी कहलाएगी। उम्मीद समझ में पूरा आ गया होगा। इसके अलावा फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में संपर्क करिए, कमेंट में बताइए, हम उसे और आसान बनाएंगे कुछ और तरीकों से। तो चलिए देखते हैं, जीडीपी हो गया, इसमें विदेशी भारतीय कोई भी होगा, इसको ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं एनडीपी। अभी तक क्या था? सकल, यानी जितनी कमाई दिख रही है सब। नेट मतलब हो गया शुद्ध, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब हो गया शुद्ध घरेलू। यहाँ तक क्या था? देश के अंदर हर कमाई, चाहे हम कमा रहे हैं चाहे बाहर वाला कमा रहा हो। यहाँ क्या है? अब शुद्ध करना है। देखिएगा इसमें क्या होता है, पहले तो इसको समझ लीजिए कि जीडीपी से डिप्रिसिएशन को घटाकर प्राप्त की गई आय। अभी देश में जीडीपी में देखा कि पूरे देश में जितना पैसा कमाया गया सब जीडीपी था, उसमें से हम डिप्रिसिएशन को घटाएंगे और उससे क्या मिलेगा? एनडीपी, शुद्ध घरेलू प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। यह क्या है? डिप्रिसिएशन का सिस्टम, मूल्य ह्रास, नुकसान, टूट फूट। कोई सामान आप ला रहे हैं उस पर जो घिसावट आती है, घिसावट का मतलब है एक्स्ट्रा खर्च, जैसे किराए में लाए, उसको लाने में जो किराया लग गया, अतिरिक्त खर्च। अब आप 4 मजदूर लगाकर उसे उठवाकर ला रहे हैं तो उन मजदूरों का खर्च। तो इस तरह से जीडीपी से डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास को या गिरावट को घटाकर जो आय बचती है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद होगी। यह शुद्ध हो गया घरेलू, यानी कि अब वो कमाई है शुद्ध, यानी वो उत्पादन शुद्ध है। आगे देखें हम जीएनपी आ जाता है। जीएनपी में क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ क्या है? घरेलू उत्पाद था, देश के अंदर की पूरी बात थी, यहाँ राष्ट्र की बात करेंगे अब हम। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या होगा? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ये एक्स और एम कुछ नहीं होता है, इनका ये एक लिखने का तरीका है, फॉर्मूला बनाने का तरीका है। असली क्या वजह है देखिए, जीडीपी में सबके द्वारा कमाई गई चीजें हैं। एक्स मतलब विदेश से आया पैसा, वह भारतीय व्यक्ति जो विदेशों में रहकर कमा रहा है तो कमाकर क्या करेगा? भारत में भेजेगा अपने परिवार को, अपने देश को। तो वो पैसा आने पर क्या होगा? भारतीय इनकम हुई तो भारत में जोड़ ली जाएगी, यानी कि प्लस एक्स। ये चीज आपने फॉर्मूले में देखा, इसे जोड़ा गया। अब विदेश जाने वाला पैसा है, एम मतलब विदेश जाने वाला, वह व्यक्ति जो विदेशी है, भारत का नहीं है, भारत में आकर कमा रहा है तो कहाँ भेजेगा पैसा? अपने घर, अपने देश को। तो वो भारत से जा रहा है पैसा, उसे क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। आने वाला पैसा जोड़कर जाने वाला घटा लिया जाए। अब जो बच गया वो क्या है? जीएनपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आगे देखें हम एनएनपी क्या है? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहां तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आया पैसा जोड़ा, गया पैसा घटा लिया, बात खत्म हो गई। और ये क्या हो गया? राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। देखिए सकल मतलब जो दिखाई दे रहा हो, और शुद्ध मतलब घटाकर, ओरिजिनल वाला जिसमें नुकसान जो हुआ है उसको घटाया जाए। यहां भी वही काम हुआ। अब जीएनपी कैसे ज्ञात करेंगे? एनएनपी बराबर जीएनपी, जीएनपी हमने यहाँ ज्ञात कर लिया। अब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे फिर से, या फिर डिप्रिसिएशन यानी कि घिसावट, यानी कि मूल्य ह्रास की चीजें, लगने वाली कीमत, जो अतिरिक्त खर्च है उसे यहाँ घटा लेंगे। अतिरिक्त खर्च कैसे? विदेश से आया हुआ पैसा पे जो सरकार टैक्स काटेगी, उनकी सरकार और हमारी सरकार, वो पैसे घटा लिए जाएंगे। कोई प्रोडक्ट आया, कोई सामान आई, उस पर जो खर्च हुआ, किराया भाड़ा लग गया, वो वाला पैसा यहाँ घटा लेंगे। तो मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन घटाकर जो बच गया वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। अब ये फाइनल भारत का सब कुछ है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे शुद्ध सिस्टम यहाँ मिलता है, वो एनएनपी से मिलता है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार थे नेशनल इनकम ज्ञात करने के स्पेशल उपकरण। इनके आधार पर राष्ट्रीय आय घोषित की जाती है,
चलिए देख लेते हैं राष्ट्रीय आय घोषित कैसे की जाती है। दो प्रकार होते हैं, गणना करने के दो तरीके होते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के दो प्रकार होते हैं, स्थिर कीमत और चालू कीमत। स्थिर कीमत को समझ लें हम आधार वर्ष को मानकर। इसके पहले आधार वर्ष 2011-12 था, अभी वित्तीय आधार वर्ष 2017-18। किसी एक वर्ष को आधार बना लिया जाता और उसकी तुलना में 6-7 सालों तक, 6 साल तक, 5 साल तक उसे माना जाता है और उसकी तुलना में हमने देखा कि हमारी वृद्धि हुई या कमी हुई। तो नेशनल इनकम में वृद्धि हुई तो वृद्धि दर कहते हैं, कमी हुई तो कमी दर कहते हैं। यह होता है स्थिर कीमत। 4 साल, 5 साल, 6 साल एक आधार वर्ष होगा। जैसे इसके पहले 2011-12 बनाया गया था, इस समय वर्तमान में 17-18 आधार वर्ष है। और अभी जो चल रहा है ये 19-20 चल रहा है, नहीं अभी 20-21 हो चुका है क्योंकि हम अप्रैल के बाद हैं। तो जो वर्ष चल रहा है ये 20-21 में गिना जाएगा। अब देखिए तो 20-21 की आय की गणना किस पर होगी, 17 और 18। 2017-18 के हिसाब से अगर बढ़ी दर तो वृद्धि दर गिनी जाएगी, नहीं तो गिरावट गिनी जाएगी। तो ये हो गया स्थिर कीमतों पर। आधार वर्ष को आधार माना जाता है एक किसी भी वर्ष को मानकर। चालू कीमतों पर क्या होता है, हम अभी 2020-21 में हैं तो हम 19-20 की तुलना में देखेंगे, यानी कि ठीक पिछली वर्ष हमने क्या कीमत बना रखी थी, क्या सिस्टम था हमारा और आज हम कहाँ पहुंचे, क्या दर थी वृद्धि की और आज कितनी है। तो ठीक पिछली वर्ष की अपेक्षा में जब तुलना की जाए तो क्या हो जाएगा, चालू कीमतों पर एनआई यानी कि नेशनल इनकम। आधार वर्ष के हिसाब से तुलना की जाए तो स्थिर कीमतों पर नेशनल इनकम। तो दो प्रकार थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें हम अब थोड़े जरूरी तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम की गणना करता कौन है। तो राष्ट्रीय आय गणना करने का कार्य किसका है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म उसमें लिखा होगा एब्रिविएशन में, आप वहां से देख लेंगे। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी और यही तब से अब तक भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसके पहले राष्ट्रीय आय समिति, इसकी स्थापना 1949 में हुई और यह गणना करती थी, लेकिन 49 में इसकी स्थापना और 51 में सीएसओ की स्थापना हो गई। तो तब से 51 से राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है। आगे देखते हैं पीसीआई की बात करें यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, तो सर्वाधिक गोवा में है। एक व्यक्ति की, अब देखिए प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे, वो हमने बता दिया कि एक व्यक्ति का एक पूरे वित्तीय वर्ष में कमाया गया सारा धन प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। अब गोवा में क्या है, कमाई ज्यादा जनसंख्या कम होगी तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो प्रति व्यक्ति आय गोवा की सर्वाधिक है भारत में, सबसे कम बिहार में है और दिल्ली में सर्वाधिक है। केंद्र शासित राज्यों के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो सर्वाधिक दिल्ली में है और पूरे भारत की बात करें तो गोवा में है और सबसे कम बिहार में है। तो दोस्तों ये थी राष्ट्रीय आय यानी इनकम नेशनल का कंप्लीट विवरण। आज की वीडियो को यही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और हम आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।